मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने मल्टीपोल एक्सपेंशन देखी थी। और एक्सपेंशन बेसिकली हमारे पास ये है, हम अप्रोक्सीमेट करते हैं फार्मूला कि एक लार्ज डिस्टेंस पे आपके पास जो पोटेंशियल्स होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे। तो ये हम आज भी हमारे पास यही मकसद है कि अगर हम अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं वेक्टर पोटेंशियल को कोई भी लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एट अ लार्ज डिस्टेंस, तो आपके पास जो आर लाई कर रहा है ये है ये हमारे पास है लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखें ये करंट है और ये सोर्स है करंट का, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, फील्ड पॉइंट है जहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल मैं देखना चाहता हूँ। तो पोटेंशियल मल्टीपोल का हमारे पास आइडिया यही होता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है 1/r, इसको हम पावर सीरीज में एक्सपेंड करें। ठीक है, वो देखिए हमारे पास जो ये एक्सपेंशन इसकी कैसे नज़र आती है। और केस हमारे पास ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोकलाइज है और आर जो है बहुत ही लार्ज है, आप इसको बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। ये चैप्टर नंबर 3 में हम ये पूरी डेरिवेशन कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह ये यहाँ पे भी वही होगा कि 1/, कैलीग्राफिक आर की जो अगर आप उसको उसके ऊपर बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करें तो वो बिल्कुल आपको इस तरह लेजेंडर पॉलिनोमियल नजर आते हैं। तो 1/, कैलीग्राफिक आर इज इक्वल टू दिस, ये हम बिल्कुल वही डेरिवेशन है जो हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं। आप उसमें ये देख सकते हो, वहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन में हमने डिटेल से देखी है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ अ करंट लूप, जैसे कि हमारे पास करंट लूप है उसका वेक्टर पोटेंशियल हमारे पास ये होगा म्यू नॉट आई और 4 पाई 1/कैलिग्राफिक आर डी एल प्राइम क्लोज इंटीग्रल। तो 1/r यहाँ पे यूज हो रहा है, वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो 1/r, आर डिस्टेंस है हमारे पास, आर प्राइम हमारे पास सोर्स पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस पॉइंट। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो प्राइम्स पे है, तो प्राइम अंदर रहेंगे और जो हमारे पास वो है आर है विदाउट प्राइम वो इकट्ठे वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आर पावर एन है और यहाँ पे आर पावर 1 है, तो ये इकट्ठे मिलके आर पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, और जबकि आर प्राइम पावर एन रह जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेशन हमारे पास है सोर्स पॉइंट पे। तो ये हमारे पास मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। और अगर आप लेजेंडर पोलिनोमियल्स को देखें यहाँ पे, तो पहला लेजेंडर पोलिनोमियल हमारे पास 1 होता है, दूसरा हमारे पास होता है कॉस थीटा, यहाँ पे अल्फा यूज कर रहे हैं हम। अल्फा हमारे पास एंगल है, एंगल बिटवीन आर प्राइम एंड आर। और थर्ड हमारे पास लेजेंडर पोलिनोमियल है 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और जिस तरह हम उनको इन टर्म्स को वहाँ पे इंटरप्रेट करते थे, यहाँ पे भी उसी तरह हम इंटरप्रेट करेंगे। और वो क्या हमारे पास कि पहली जो टर्म है हमारे पास मोनोपोल है। ठीक है, दूसरी टर्म है हमारे पास डाईपोल है और तीसरी टर्म हमारे पास क्वाड्रापोल है। और इस तरह अगर आप एक टर्म और लें तो वो हमारे पास अगली टर्म होगी ऑक्टापोल। और इस तरह आप बढ़ते चले जाएं और इंटरप्रेट करते जाएं इनसे। वहाँ पे जो डोमिनेटिंग टर्म थी हमारे पास मोनोपोल टर्म थी, फिर उसके बाद डाईपोल टर्म थी और फिर क्वाड्रापोल टर्म थी। लेकिन वेक्टर पोटेंशियल और वहाँ पे जो पोटेंशियल था उसमें और इसमें हमारे पास एक चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो ये कि वहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक में मोनोपोल हमारे पास नहीं होते। तो मोनोपोल वाली टर्म हमारे पास हमेशा जीरो होगी। ठीक है, वो आपको वाज़ेह तौर पे यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इंटीग्रेशन है ओवर अ क्लोज लूप। तो आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे अगर एंटर होंगे तो पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल टर्म यहाँ पे हमारे पास जीरो है। तो डोमिनेटिंग टर्म जो हमारे पास होती है वो होती है डाइपोल टर्म। ठीक है, ये वाली डाइपोल टर्म, ये डाइपोल टर्म है, ये हमारे पास डोमिनेटिंग टर्म है मल्टीपोल एक्सपेंशन में। ठीक है, कि अगर आइडिया यही है एक्सपेंशन का कि अगर आप दूर से इसको ऑब्जर्व करते हो अ, के करंट डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो पहले पहले आएगी डाइपोल की। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी आपके पास क्वाड्रापोल की, फिर ऑक्टापोल की। ठीक है, तो जैसे आप करीब होते जाओगे आप आते जाओगे आपके पास बाकी टर्म भी जो है नॉन जीरो होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा डाइपोल टर्म की। तो डाइपोल टर्म मैंने ये लिख ली। ठीक है, आर प्राइम कॉस अल्फा। तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास जो ये है अल्फा है, ये आर प्राइम है सोर्स और ये हमारे पास आर है, अल्फा इन दोनों के दरम्यान में है एंगल।
तो ये आर प्राइम कॉज अल्फा है। तो मैं अगर इसका यूनिट वेक्टर ले लूँ आर हैट यूनिट वेक्टर, तो मैं इन दोनों को इस तरह से भी लिख सकता हूँ आर प्राइम कॉज अल्फा को। तो आर डॉट आर प्राइम बन जाएगा आर हैट आर प्राइम मैग्नीट्यूड और कॉज अल्फा, और आर हैट की मैग्नीट्यूड अब आपके पास होती है 1 होती है। प्रॉब्लम नंबर 1.6 है। अ, ये चैप्टर नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी लास्ट प्रॉब्लम है। उसमें एक प्रूफ दिया हुआ है, वो ये है कि आपके पास सी अगर एक वेक्टर है और उसका आप डॉट लेते हो ये रेडियल वेक्टर के साथ, और फिर इसको पूरी उस लूप पे इंटीग्रेट कर देते हो, तो वो इक्वल होगा आपके पास पूरी वेक्टर लूप का एरिया, और कॉस होगा आपके पास सी के साथ। ये वहाँ पे प्रूफ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ए हमारे पास है एरिया वेक्टर है या वेक्टर एरिया है टोटल, आपके पास कोई लूप बनी हुई है, ठीक है, क्लोज लूप है, उस पे ये आपके पास डिफाइंड है सी और ये आर डिफाइंड है। इस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप इसका साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे इंटीग्रेट करते हो, तो आपके पास ये इस लूप का पूरा एरिया आएगा, ए क्रॉस सी आएगा आपके पास, और ये वेक्टर है सी साथ। ये अब मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। और तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो है बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जिस तरह मैंने अभी फार्मूला शो किया आपको। यहाँ पे था सी, ठीक है, सी डॉट यहाँ पे था हमारे पास आर प्राइम, दोनों वेक्टर हैं, और इनका हमारे पास था डी एल प्राइम, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर हैट है वो बिहेव कर रहा है एज अ सी, तो ये सी आ गया, और ये आर प्राइम हमारे पास डी एल प्राइम दोनों प्राइम है। तो इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा डी आर प्राइम, और डी एल प्राइम की जगह पे ये इनकी वजह से ये आ गया वेक्टर पूरा एरिया, पूरा वेक्टर एरिया हमारे पास ये इंटीग्रल है डी ए का, आप ए भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहाँ पे बेहतर समझता हूँ कि ए प्राइम में इस इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जाए। और क्रॉस आर है, जैसे वो उधर था वेक्टर एरिया क्रॉस सी था, तो यहाँ पे भी वेक्टर एरिया क्रॉस आर हैट है। तो बिल्कुल आप उसको कंपेरिजन कर सकते हैं उस फार्मूला को। तो अब आप मैंने वैल्यू पुट की है वहाँ पे इस आर डॉट आर प्राइम की डी एल प्राइम, वो मैंने ये पुट कर दी डी ए प्राइम क्रॉस आर हैट। और अब हमारे पास जो डाइपोल के लिए जो वेक्टर पोटेंशियल है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, एम इज ए इज इक्वल टू म्यू नॉट और 4 पाई एम क्रॉस आर हैट ओवर आर स्क्वायर। और एम इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास पी था हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे हमारे पास एम डिफाइन किया है हमने, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये क्या है हमारे पास आई इंटू ए। तो आप कोई भी लूप लेते हो इसे, जैसे ये लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, वो इस वेक्टर का इस लूप का जो वेक्टर एरिया है वो है ए हैट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैंने यहाँ पे आई और ए को मिला के पुट कर दिया है एम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ए हमारे पास है वेक्टर एरिया ऑफ द लूप, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया। एक और चीज़ जो हमने मल्टीपल एक्सपेंशन में एक काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि ओरिजिन डिपेंडेंसी हमारे पास। तो हमने वहाँ पे एक स्टेट किया था रिजल्ट कि अगर आपके पास मोनोपोल टर्म जीरो है, तो आपके पास डाइपोल जो है वो ओरिजिन डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपके पास मोनोपोल टर्म यानी कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज जीरो है, तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिन डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ चूंकि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो मोनोपोल टर्म है यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल हमेशा ज़ीरो होगी, हमेशा ज़ीरो है, तो आपके पास यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओरिजिन डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। देखिए यहाँ पे कोई भी ओरिजिन नज़र नहीं आ रहा आपको, हम कैलीग्राफी का और कोई वेक्टर नहीं है, सिर्फ आर वेक्टर है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो हमेशा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन रहेगी। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिफाइन की थी एक चीज कि हम प्योर डाइपोल, ये फार्मूला जो प्योर डाइपोल का है, वहां पे भी प्योर डाइपोल के लिए फार्मूला देखा था हमने, ये भी प्योर डाइपोल के लिए फार्मूला है। तो प्योर डाइपोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो ये है कि जो उसका वेक्टर एरिया है वो अपोज करे जीरो को। तो आपको रिजल्ट को फाइनाइट बनाने के लिए ज़रूरी होगा
कि जो करंट है उसमें वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ताकि ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो आपके पास फाइनाइट है। तो इसको हम कहते हैं प्योर डाइपोल। तो इसके इस कंडीशन के लिए जो आपके पास ये जो डाइ रिजल्ट है, अ, ये प्योर डाइपोल क्या है, और आपको एक्यूरेट बिल्कुल सही पोटेंशियल देगा, वेक्टर पोटेंशियल। कि वेक्टर एरिया अप्रोच करे जीरो को और आई अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो ये हमारे पास होगा प्योर डाइपोल। अदरवाइज हमारे पास वो अच्छी अप्रोक्सीमेशन होगी, जो फर्स्ट डोमिनेटिंग टर्म होगी वो हमारे पास प्योर डाइपोल। ये जो अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो ये जो हमें टर्म मिलेगी, ये इससे जो हमें वेक्टर पोटेंशियल मिलेगा, ये आपको अच्छी अप्रोक्सीमेशन देगा लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अगर आपके पास वेक्टर पोटेंशियल गिवन है डाइपोल मोमेंट का, तो क्या आप उससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इसका हमने कर्ल लेना है। तो हम अगर इसका कर्ल फाइंड कर लेते हैं ए का, तो हमारे पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस लिया गया है। स्पेसिफिक केस ये है कि डाइपोल मोमेंट पड़ी है ओरिजिन पे, उसकी डायरेक्शन है जी के अलोंग। तो डायरेक्शन है जी के अलोंग, ओरिजिन पे है, और मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं यहाँ पे स्फेरिकल। इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट होगा, ये अब एम क्रॉस आर, यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आएगी जी वेक्टर क्रॉस आ जाएगा आर क्रॉस, ठीक है। तो ये जेड और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें देगा साइन थीटा देगा। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, ये है एम म्यू नॉट और 4 पाई एम साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर फाइव, वो क्रॉस प्रोडक्ट से आया हमारे पास। तो अब मैंने इसका कर्ल लेना है। कर्ल के लिए मैं आपको याद करूं, उसमें सिर्फ दो हमारे पास ये कंपोनेंट जो है वो सिर्फ वी फाई है। यहाँ पे सिर्फ फाई है। यहाँ पे मैंने गलती से वी लिख दी है, यहाँ पे आएगा आपके पास ए फाई। ये ए फाई है और ये भी ए फाई। तो वेक्टर पोटेंशियल का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है हमारे पास, वो है फाई कंपोनेंट। तो आप अगर कर्ल का फॉर्मा देखें, वहां पे भी सिर्फ आपको दो टर्म नजर आएंगी जो फाई के ऊपर होंगी। बाकी हमारे पास ना थीटा कंपोनेंट है और ना हमारे पास यहाँ पे जी कंपोनेंट है। तो थीटा ये फाई कंपोनेंट के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे ये जो कंपोनेंट ये एक ही है, इसी को पुट कर दें और इसी को यहाँ पे पुट कर दें और डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आएगा थीटा के साथ, और यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा हमारे पास आर के रिस्पेक्ट से। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी दोनों की जगह, दोनों जगह पे। तो ये ए फाई की जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फाई कंपोनेंट ही है। और इधर भी मैंने यही किया है, ए फाई की जगह पे म्यू नोट और 4 पाई एम साइन थीटा ओवर आर। यहाँ पे देखें, पहले ये देख लेते हैं। ये एक साइन थीटा ये था, एक साइन थीटा ये था, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस पूरी ब्रैकेट में एक ही टर्म है जो थीटा डिपेंडेंट है, वो है साइन थीटा। आप इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं, वो बन जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा और साथ आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा नीचे ही मौजूद है, साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सिर्फ डेरिवेटिव हमारे पास इतना ही है। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव डिपेंडेंट टर्म है वो है आर। तो -1 ओवर आर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा -1 ओवर आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डाइपोल के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वो ये है म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई r³ इंटू 2 cos थीटा आर हेड प्लस साइन थीटा साइन थीटा हेड। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है। प्रॉब्लम 55.33 है कि आपने डाइपोल मोमेंट का एक खास एक्सप्रेशन देखना है, जिससे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक एक्सप्रेशन लिखा था इन टर्म्स ऑफ एम्स। तो उधर हमने था इन टर्म्स ऑफ पी लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्स। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो मैंने इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को डिकम्पोज किया इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, और कंपोनेंट हमने लिए हैं यहाँ पे स्फेरिकल। और ये रहा मेरे पास आर कंपोनेंट, और ये रहा मेरे पास थीटा कंपोनेंट। आप चैप्टर 1 से अगर आर हेड और थीटा हेड की डेफिनेशन यहाँ पुट करके उसका डॉट लें, तो आपके पास रिजल्ट ये आएंगे एम कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा इनका, और यहाँ से हमारे पास -m साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर आप इसको, अगर आप ये देखें, ये एम डॉट आर और आर हेड है, ये बिल्कुल पूरा रिजल्ट। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एम थीटा 3m कॉस थीटा आर हेड, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। -m, m की पूरी वैल्यू है पुट कर दो,
तो एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी माइनस एम कॉस थीटा आर हैट और प्लस एम साइन थीटा थीटा हैट। तो एक एम इससे क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2m कॉस थीटा हैट और ये प्लस m कॉस थीटा हैट। ये बिल्कुल रिजल्ट हमारे पास ये देखें ये लिखा हुआ है, ये रिजल्ट है 2 कॉस थीटा आर हैट और ये साइन थीटा हैट। बाकी ये हमारे पास जो कांस्टेंट है म्यू नॉट और 4 पाई आर क्यूब एम, तो इस चीज़ पे ये डिपेंडेंट नहीं है। तो इस रिजल्ट को आप ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये हमने शो करना था कि magnetic dipole moment is equal to mu naught or 4 pi 1 over r cube is equal to 3m dot r hat minus m।